तो आज हम बात कर रहे हैं वेतन आयोग पर। हमारे पास वेतन आयोग संरचना और प्रभाव इस नाम के दस्तावेज से कुछ जरूरी जानकारी आई है। तो चलिए देखते हैं कि ये आयोग आखिर है क्या, बनता कैसे है और हाँ, इसका असर कहाँ-कहाँ पड़ता है। बिल्कुल। और ये विषय ऐसा है ना जो बहुत से लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालता है। हम्म। मूल रूप से ये केंद्र सरकार बनाती है। केंद्र सरकार। हाँ, खासकर वित्त मंत्रालय के जरिए, मतलब समय समय पर इसे गठित किया जाता है। ये एक तरह की संस्था है। अच्छा। और इसमें होता कौन कौन है, मतलब ये बनता कैसे है पूरा आयोग? इसमें देखिए आमतौर पर एक अध्यक्ष होते हैं। वो ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। अच्छा, रिटायर्ड जज। हाँ। और उनके साथ 2-3 सदस्य और होते हैं। ये लोग प्रशासन या इकोनॉमिक्स, फाइनेंस ऐसे फील्ड्स के अनुभवी लोग होते हैं। हम्म। और फिर इनकी मदद के लिए एक पूरी टीम होती है, मतलब एक सचिवालय, सपोर्ट स्टाफ। और इन्हें रिपोर्ट तैयार करने में वक्त कितना लग जाता है? करीब आप मान लीजिए 1 से 2 साल का वक्त तो दिया ही जाता है। ठीक है। तो ये तो हुई गठन की बात। लेकिन असली मुद्दा तो ये है कि जब ये आयोग अपनी सिफारिशें देता है तो जमीन पर होता क्या है, इसके असर क्या होते हैं। इसमें कुछ दिलचस्प पहलू हैं, जैसा कि हमारे सोर्स में बताया गया है। हाँ बिल्कुल। और देखिए इसके अच्छे असर तो साफ दिखते हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी खरीदने की शक्ति बढ़ जाती है। हाँ, सैलरी बढ़ती है तो ये तो होगा ही। बिल्कुल। उससे उनके जीवन स्तर में सुधार होता है, जिंदगी बेहतर होती है। और सरकारी नौकरियों का आकर्षण भी बढ़ता है। लोग आना चाहते हैं। पेंशन धारकों को भी फायदा मिलता है। लेकिन जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, हम्म। तो इसके कुछ कह सकते हैं नकारात्मक पहलू या आलोचनाएं भी हैं। अच्छा, जैसे कि क्या ये सिर्फ सरकारी खजाने पर बोझ वाली बात है या कुछ और भी है? देखिए सरकारी खजाने पर बोझ वो तो सबसे बड़ा और सीधा असर है ही। ये हजारों करोड़ रुपए का हो सकता है। हजारों करोड़। जी हाँ। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। सोचिए, जब एक बड़े वर्ग की खरीदने की शक्ति अचानक बढ़ती है हाँ। तो बाजार में मांग बढ़ती है। हाँ। और इससे फिर महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। ओ ये तो है। मतलब असर सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक नहीं रहता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर आम आदमी पर भी पड़ता है, महंगाई के रूप में। ये तो जरूरी बात है। और क्या चुनौतियां हैं, क्या दिक्कतें आती हैं? एक और पहलू है निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ तुलना का। हाँ ये भी सुना है मैंने। जब सरकारी वेतन एकदम से बढ़ते हैं तो जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके मन में एक असमानता की भावना आ सकती है। समझ सकती हूँ। और एक बहुत अहम बात जो अक्सर शायद नजरअंदाज हो जाती है, वो है राज्य सरकारों की स्थिति। राज्य सरकारें वो कैसे? देखिए, केंद्र की सिफारिशें आ गई, लेकिन कई राज्य सरकारें, उनके पास बजट की कमी होती है। अच्छा, तो वो उन्हें पूरी तरह लागू नहीं कर पाती या फिर वो अपने अलग राज्य वेतन आयोग बनाती हैं? उनमें कभी देर होती है या सिफारिशें पूरी तरह मानी नहीं जाती? इससे होता क्या है कि देश भर के सरकारी कर्मचारियों के वेतन में एक असमानता से पैदा हो जाती है। ये वाकई ध्यान देने वाली बात है। मतलब असर कितना फैला हुआ है। क्या इन आयोगों के इतिहास में कुछ खास पड़ाव रहे हैं? हमारे सोर्स में कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं। बिल्कुल। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो छठा वेतन आयोग जो 2006 में आया था, हाँ, 2006 वाला। वो एक बड़ा कह सकते हैं मील का पत्थर था। उसमें शायद अब तक का सबसे बड़ा वेतन उछाल देखा गया था। सबसे बड़ा? कितना? कई कर्मचारियों की तनख्वाह लगभग दोगुनी हो गई थी। जरा सोचिए। अरे वाह, 2 गुना। इसका तो परिवारों पर बहुत असर पड़ा होगा। जाहिर सी बात है। और फिर 7वां वेतन आयोग आया 2016 में। हाँ, लेटेस्ट वाला तो वही है। उसमें क्या खास था? 7वें वेतन आयोग ने एक नई चीज शुरू की, पे मैट्रिक्स प्रणाली। पे मैट्रिक्स? हाँ, ये पहले एक ग्रेड पे सिस्टम चलता था, उसकी जगह इसे लाया गया। अच्छा, क्यों? इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि वेतन निर्धारण में, मतलब सैलरी तय करने में ज्यादा पारदर्शिता आए और जो व्यक्तिपरकता होती है, मतलब किसी अफसर की मर्जी चले, वो कम हो। ये पे मैट्रिक्स है क्या असल में? थोड़ा और आसानी से समझाएंगी? जरूर। ये आप समझ लीजिए एक सीधी साधी तालिका या टेबल जैसी है। इसमें अलग अलग नौकरियों के लिए लेवल 1 से लेकर 18 तक तय किए गए हैं। ठीक है। लेवल 1 से 18। हाँ। और हर लेवल में आगे बढ़ने के यानी वेतन वृद्धि के इंक्रीमेंट के 40 कदम या स्टेप्स होते हैं। 40 स्टेप्स हर लेवल में? जी। इससे किसी कर्मचारी का प्रमोशन होने पर या उसकी सर्विस बढ़ने पर उसका वेतन तय करना काफी व्यवस्थित और आसान हो गया है। पहले से ज्यादा क्लियर है। और हाँ, इसी दौरान रक्षा बलों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन यानी OROP का मुद्दा भी काफी चर्चा में रहा। हाँ,
OROP, इसका जिक्र आपने किया, ये क्या है असल में? OROP का मतलब है वन रैंक वन पेंशन, मतलब एक रैंक एक पेंशन। बिल्कुल। सिद्धांत ये है कि समान रैंक और समान सेवा अवधि वाले जो सैनिक हैं, उन्हें एक जैसी पेंशन मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तारीख को रिटायर हुए हों। अच्छा, रिटायरमेंट डेट्स फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सही। ये लंबे समय से रक्षा बलों की मांग रही है और 7वें वेतन आयोग के समय इस पर काफी बहस हुई थी और ये वेतन आयोग की चर्चाओं से जुड़ा रहा। समझ गया, काफी अहम मुद्दा है ये। और अभी की क्या स्थिति है? क्या 8वें वेतन आयोग की कोई सुगबुगाहट है, कोई खबर? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो सरकार ने अभी, हम 2025 में बात कर रहे हैं, 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई घोषणा नहीं की है। अभी तक नहीं हुई है। नहीं। लेकिन जो कर्मचारी संगठन है, वो लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। उनकी दलील ये है कि इसे जल्द बनाना चाहिए और 2026 से पहले लागू कर देना चाहिए। 2026 से पहले? क्यों? तो क्योंकि 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू हुआ था और आमतौर पर यह माना जाता है कि ये चक्र 10 साल का होता है। तो उस हिसाब से 2026 में नया आयोग लागू हो जाना चाहिए। अच्छा, ये 10 साल वाला तर्क है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो वेतन आयोग सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से जुड़ा मामला नहीं है। बिल्कुल नहीं। जैसा हमने देखा, इसका असर तो देश की आर्थिक नीति पर, बजट मैनेजमेंट पर, महंगाई पर और यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर पर भी पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये लाखों परिवारों की जिंदगी को तो सीधे तौर पर बदलता ही है, लेकिन इसके सिफारिशों को लागू करने में सरकार के सामने हमेशा एक बड़ी चुनौती रहती है। चुनौती किस तरह की? वहीं के कर्मचारियों की उम्मीदों और देश की वित्तीय सेहत, मतलब फिस्कल हेल्थ, के बीच संतुलन कैसे साधा जाए, ये एक बहुत, आप कह सकते हैं, नाजुक संतुलन है। हाँ, ये संतुलन साधना तो मुश्किल काम होगा और इसी संतुलन के सवाल पर एक विचार के साथ आपको छोड़े जाते हैं। जी। भविष्य में जिस तरह काम करने के तरीके बदल रहे हैं, रिमोट वर्क बढ़ रहा है, गिग इकॉनमी आ रही है। हाँ ये तो है। तो क्या उसे देखते हुए वेतन आयोग का जो मौजूदा स्वरूप है, क्या वो आगे भी काम का रहेगा, प्रासंगिक रहेगा, या फिर सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तय करने के लिए किसी पूरी तरह नई व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी? सोचने वाली बात है।